क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ और कैरियर। पृथ्वी के लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा की धारणा नई नहीं है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा की जड़ें प्राचीन समय में भी विद्यमान थीं। यद्यपि पुराने समय में इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता था। अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ भी भिन्न भिन्न था। आरंभ में शारीरिक शिक्षा शब्द का प्रयोग शारीरिक क्रियाओं के लिए ही किया जाता था, क्योंकि शारीरिक शिक्षा लोगों के जीवित रहने के लिए आवश्यक थी। जीवित रहने के लिए आवश्यक थी का अर्थात लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, शिकारों के लिए वे दौड़ते थे, कूदते थे, फेंकते थे, तो इससे उनका शारीरिक शिक्षा पूरी तरह से हो जाता था। वे उसी पर आश्रित थे। लेकिन शारीरिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल पुराने समय से यूनान में दिया गया। सुकरात, अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों के विचार थे कि शारीरिक प्रशिक्षण युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। पुराने समय में भारतवर्ष में भी शारीरिक क्रियाएं लोगों के जीवन का अभिन्न अंग थी। इसके प्रमाण भी मिलते हैं रामायण में और महाभारत में। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उस समय भी खेल होते थे, शारीरिक क्रियाएं होती थी। तो प्राचीन काल में भारत में भी शारीरिक क्रियाएं थी। इस प्रकार भिन्न भिन्न सभ्यताओं में शारीरिक शिक्षा का अर्थ भी बदलता गया। सामान्यतया शारीरिक शिक्षा को सही अर्थों में नहीं समझा गया। किसी का यह विचार था कि शारीरिक शिक्षा वह है जो शारीरिक शास्त्री करते हैं। कई बार इसे शारीरिक प्रशिक्षण समझा गया, कई बार इसे स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन समझा गया। लेकिन वास्तव में शारीरिक शिक्षा इन शब्दों से कहीं अधिक है। कुछ लोग तो इसे समय की बर्बादी मानते हैं। कुछ लोग इसे केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मानते हैं। लेकिन आज शारीरिक शिक्षा अन्य शिक्षा के साथ साथ हमारे लिए अत्यंत जरूरी हो गया है। शारीरिक शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं। पहली जिसमें है परिभाषा एच.सी. बक के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है, जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की वृद्धि, विकास तथा शिक्षा से है। यह शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा है। शारीरिक क्रियाएं साधन हैं तथा उनका चुनाव एवं प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उनका प्रभाव बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं नैतिक पक्ष पर पड़े। अर्थात एच.सी. बक के अनुसार शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा है चार्ल्स बूचर की। उनके अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हों, सक्षम बनाती हैं। तीसरी परिभाषा है ओवरट्यूफर की। ओवरट्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो
शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कैसिडी के अनुसार शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रीय अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं उन्हें शारीरिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है जेवी नैश के अनुसार शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। नेक्स्ट परिभाषा है जेबी विलियम्स व ब्राउनेल के अनुसार, इन दोनों ने सेम परिभाषा दी है। शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी या कराई गई हों। इसी में नेक्स्ट परिभाषा आता है सीवी कोवेल के अनुसार। इनके अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो मांसपेशियों तथा उससे संबंधित बड़ी गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। नेक्स्ट है सीएल ब्राउनेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन परिभाषाओं एवं संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बहुउद्देशीय प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होती है एवं उसकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक ले जाती है। भारतीय शिक्षा तथा मनोरंजन समिति के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अनुसार भी एक परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार शारीरिक शिक्षा ही है, यानी सामान्य शिक्षा ही है। यह वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा उसके शरीर, मन एवं आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। अर्थात भारतीय शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड समिति के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक आदि पक्षों का विकास होता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। यह मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह केवल शारीरिक क्रिया ही नहीं है बल्कि शरीर द्वारा शरीर का ज्ञान भी है। शरीर द्वारा शरीर का ज्ञान अर्थात शारीरिक क्रियाओं करने से हमें शरीर के जितने भी संस्थान है उसकी जानकारी हो जाती है तथा शारीरिक क्रियाओं का क्या उन संस्थानों पर प्रभाव पड़ता है इसकी भी पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है। अतः यह शारीरिक क्रिया ही नहीं बल्कि शरीर द्वारा शरीर का ज्ञान है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा बालक की वृद्धि और विकास में सहायक है ताकि वह एक अच्छा और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है जिससे व्यक्ति का जीवन स्तर सुधर जाता है, वह खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक विकास में ही नहीं सहायक है बल्कि यह मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में ही सहायक है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास यानी सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सभी प्रकार का विकास करना शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अथवा यह कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से जीना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है।
इसके अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास है। यह हमारे शारीरिक संस्थानों जैसे रक्त संचार, श्वसन संस्थान, स्नायु संस्थान, मांसपेशीय संस्थान और पाचन प्रणाली आदि का विकास करती है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी इससे होता है। शारीरिक क्रिया करने से हमारे शरीर में ब्लड का संचार उचित पर्याप्त मात्रा में शरीर के सभी अंगों तक सुचारू रूप से पहुंचता है। हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, हमारा हार्ट भी मजबूत होता है। हार्ट जब मजबूत होता है तो हार्ट के द्वारा शरीर के सभी संस्थानों तक ब्लड का संचार सुचारू रूप से पहुंचता है। यह हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ करता है, जिससे हम तनाव में नहीं जाते, स्ट्रेस में नहीं जाते और बीमार कम पड़ते हैं। प्राचीन काल में भी शारीरिक शिक्षा का विशेष महत्व था। वहाँ शारीरिक शिक्षा यूनान में विशेष रूप से इसका और महत्व था। प्राचीन काल में यूनान के 2 नगर थे, एथेंस और स्पार्टा, जहाँ शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। इन दोनों नगरों में अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग या बीमार रहता था तो वहाँ पे उसकी सज़ा मृत्युदंड थी, क्योंकि विकलांग व्यक्ति को देश पे भार माना जाता था। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा वो देश की प्रति आय में भी वृद्धि करेगा, अपने काम को आसानी से पूरा कर लेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति किसी भी काम को या किसी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कम परिश्रम में भी उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। शारीरिक शिक्षा एवं अच्छा स्वस्थ शरीर बनाने में भी सहायक है, जो एक बहुमूल्य निधि है। अगर आप स्वस्थ हैं तो एक बार धन खो देंगे तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन एक बार अगर आप अस्वस्थ हो गए तो पुनः स्वस्थ होने में काफ़ी परेशानी होती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है। यदि हमारे सभी संस्थान स्वस्थ रहेंगे तो हम उचित रूप से कार्य कर सकेंगे। दूसरा है मानसिक विकास। यह हमारे मानसिक विकास में भी सहायक है। कार्यक्रम में कई ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जो मस्तिष्क को जागरूक बनाएं। शारीरिक क्रियाएं मस्तिष्क को तेज बनाती हैं, एकाग्रता को भी बढ़ाती हैं। इस तरह से शारीरिक शिक्षा द्वारा मानसिक विकास होता है। खेल के दौरान ऐसी अनेक स्थितियां आती हैं जिनमें खिलाड़ी अपना स्वयं का स्वतंत्र निर्णय लेना सीख जाता है। खेल के दौरान ऐसी कई स्थितियां आती हैं कि क्या करना है, तुरंत निर्णय लेने की प्रक्रिया स्वतः ही खिलाड़ी सीख जाता है। किस बॉल को कब हिट करना है, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये खिलाड़ी को कोच नहीं बताएगा, इसे वहीं खुद पे निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें इस बॉल पे कौन सी शॉट लगानी है। तो ये निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे उसके अंदर आने लगती है, खिलाड़ी के अंदर। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। जीवन में अच्छे समायोजन के लिए सामाजिक विकास का होना अत्यंत जरूरी है। शारीरिक शिक्षा इन गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है। लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए भी शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर मिलता है और वे परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करते हैं। इस प्रकार उनमें मित्रता की भावना विकसित होती है। इससे उनमें सहयोग, ईमानदारी, सहनशीलता, धैर्य, आत्म अनुशासन, एकता आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है।
इन सामाजिक गुणों के विकास से उनके अंदर संवेदनाएं भी जागृत होती हैं। सामाजिक विकास प्रत्येक खिलाड़ी के लिए ज़रूरी है। समाज में ही रह करके मनुष्य के सारे कार्य सफल हो सकते हैं और सुचारू रूप से वो अपना कार्य कर सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो इंडिया टीम के पूर्व खिलाड़ी श्रीनाथ, जो एक तेज बॉलर थे, पूर्ण रूप से शाकाहारी थे, लेकिन जब वो विदेश दौरा पे जाते थे तो समाज के माध्यम से उनका भोजन आता था। वो स्टेडियम में खाने पीने की व्यवस्था नहीं रखते थे, वहाँ के जो प्रवासी भारतीय लोग थे उनके यहाँ से उनका भोजन आता था, वे ग्रहण करते थे। तो इसीलिए सामाजिक विकास का भी होना अत्यंत ज़रूरी है। बिना समाज के हम कुछ नहीं कर सकते। समाज मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, अतः मनुष्य सामाजिक विकास का भी होना अत्यंत आवश्यक है। खेल कूद में तो और भी समाज का योगदान होता है। दर्शक भी समाज के ही रूप होते हैं। अगर दर्शक नहीं रहेंगे तो आपके खेल कौशल, दर्शक के चीयरअप्स के कारण ही आपका खेल प्रभावित होता है, आप अच्छे खेलने के लिए प्रेरित होते हैं। दर्शक उत्साहवर्धन करते हैं जिससे आप अच्छे खेलने का प्रयास करते हैं, और जब भी आप अच्छा खेलते हैं तालियां बजा करके खिलाड़ी आपका मार्गदर्शन करते हैं, आप उससे उत्साहित होकर के और अच्छे खेलने का प्रयास करते हैं। तो दर्शक भी समाज का ही रूप होता है। समाज में रह करके ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अतः सभी विकास के साथ साथ सामाजिक विकास का भी होना अत्यंत ज़रूरी है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हो, जैसे रन फॉर फन, रन फॉर यूनिटी इत्यादि। नेक्स्ट है भावनात्मक विकास। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में भावनात्मक और संवेगात्मक विकास का है। व्यक्ति में अनेक भावना एवं संवेग होते हैं, जैसे खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, डर, दुख, क्रोध, आश्चर्य आदि। इन संवेगों के ऊपर यदि व्यक्ति का उचित नियंत्रण न हो तो वह असामान्य व अनियंत्रित हो जाता है। संवेग व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसकी अधिकता खराब होती है। शारीरिक शिक्षा इन संवेगों को विकसित भी करते हैं तथा इनके ऊपर नियंत्रण भी करना सिखाते हैं। खेल कूद के माध्यम से खिलाड़ियों में इन संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। वे सफलता और असफलता को असहज ही लेते हैं। जीतने पे ज़्यादा खुशी नहीं मनाना और हारने पे ज़्यादा दुख न प्रकट करना, ये खिलाड़ियों की पहचान होती है। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को बहुत कम ऐसे सुने होंगे कि किसी खिलाड़ी ने आत्महत्या कर लिया हो, क्योंकि वो सफलता और असफलता को सहज रूप में लेते हैं। इसीलिए वो तो न जीतने पे ज़्यादा खुशी मनाते हैं और न हारने पे ज़्यादा गम मनाते हैं, वे सहजता में इसे लेते हैं। अतः शारीरिक शिक्षा संवेग को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। नेक्स्ट जो है वो है स्वास्थ्य का विकास। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करना है। यह व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करती है, संक्रामक रोगों से बचाव की शिक्षा भी प्रदान करती है। मनोरंजन के लिए अनेक कार्यक्रम होते हैं। खेल कूद के माध्यम से मनोरंजन होते हैं। यह चिंता और तनाव को भी कम करती है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति जो शारीरिक करता है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। वो पर्याप्त नींद भी लेता है, क्योंकि शारीरिक क्रिया करने के बाद उसे थकान होती है तो उसे नींद भी अच्छी आती है। नींद अच्छी आने के कारण वो तनाव रहित रहता है। तनाव में न आने के कारण वो बीमार भी कम पड़ता है, उसका बीपी और नॉर्मल रहता है, हार्ट भी उसका ठीक रहता है। इसीलिए स्वास्थ्य के विकास में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने काम को बिना किसी परेशानी के तुरंत कर लेते हैं और नए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। चिंता और तनाव को कम करने के बाद यह शारीरिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ लाभ में भी सहायक सिद्ध होती है। व्यक्तियों के स्वास्थ्य को उत्तम करने में भी सहायक होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति के मांसपेशियों का भी विकास होता है, जिससे व्यक्ति की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण खेल कूद के दौरान उनकी दुर्घटना होने की कम संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि अधिकतर दुर्घटनाएं जब हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है तभी होती हैं। अतः शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है और